did not prove to be a woman. She proved to be a perfect. ये कहानी एक सवाल से शुरू होती है, लेकिन सवाल क्या था ये आज तक कोई नहीं जानता। भारत का एक शहर जहाँ हजारों लोग आते थे बस एक आदमी की बात सुनने, उसके विचार सुनने। उसके विचार दुनिया से अलग थे, धर्म से भी मानो काफ़ी अलग थे। वो बोलता तो दुनिया तर्कहीन हो जाती थी। वो आदमी दिखने में साधारण था लेकिन खुद को सन्यासी कहता था। सन्यासी भी गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का सन्यासी। उसने दुनिया से कहा मोक्ष के लिए भागने की ज़रूरत नहीं, संभोग करो, जीवन को जी लो, वही मोक्ष है। उसकी किताब पढ़कर भारत के प्रधानमंत्री तक नाराज़ हो जाते थे। उसकी बातों में लेकिन एक जादू था कि लोग घर बार छोड़कर उसके पास आ बसते थे। उसकी एक भक्त थी, मात्र 16 साल की एक लड़की। आंखों में जैसे बिजली थी और होठों पर एक अजीब मुस्कान, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसकी किस्मत किससे जुड़ने वाली है। जब वो पहली बार उस सन्यासी के सामने बैठी तो सन्यासी ने उसकी तरफ देखा भर था। वो लड़की सन्यासी के पैरों में बैठी थी। तब दुनिया को पता नहीं था कि आने वाले दिनों में ये दोनों मिलकर इतिहास लिखेंगे। वो इतिहास होगा नए विचारों से, जहर से, सत्ता से और एक ऐसे प्रेम से जिसकी परिभाषा आज भी अधूरी है। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये लड़की एक दिन सन्यासी के सपनों को धरती पर उतारने के लिए अमेरिका में एक पूरा शहर बसा देगी। उस शहर की अपनी पुलिस होगी, अपनी सेना होगी, अपने कानून होंगे और वो लड़की उस शहर की मालकिन बनकर बायो टेरर को हथियार बनाकर 700 लोगों को जहर देकर मौत की नींद सुलाकर सन्यासी का अरबों खरबों का साम्राज्य मिट्टी में मिला देगी। माँ आनंद शीला Is the murderer. Charges of fraud. the mastermind. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ये कहानी है उस सन्यासी और उस सुंदरी की जिसके नाम से एक वक्त दुनिया की नींद हराम हो गई थी। पर इस कहानी में नाम नहीं थे, वो सवाल थे जिसके जवाब अभी तक कोई नहीं खोज पाया। 1970 का दशक था। भारत का एक शहर पुणे, यहाँ एक बड़ा विशाल भक्ति केंद्र था जिसे लोग आश्रम कहते थे। ये केंद्र था एक विवादित चुंबकीय व्यक्तित्व के इंसान का, जिसे लोग भगवान श्री रजनीश अर्थात ओशो भी कहते थे। उसके प्रवचनों में हजारों की भीड़ उमड़ती, विदेशों से लाखों लोग आते। उनका एक प्रसिद्ध कथन था कि यौन संबंधी आध्यात्मिकता का आरंभ है। उनके इस विचार ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। विदेशी भक्तों की अथाह भीड़ उनके पास थी। ये वो दौर था जब रजनीश ने अमेरिका में एक यूटोपिया यानी एक काल्पनिक आदर्श शहर बसाने का सपना देखा था और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसी महिला की ज़रूरत थी जिसमें दम हो, जो दुनिया से लोहा ले सके, जो उसकी विश्वास पात्र भी हो। फिर एक दिन उनके आश्रम में आई एक 16 साल की लड़की जिसका नाम था शीला अंबालाल पटेल। लड़की उस दिन गुरु रजनीश को देख रही थी और गुरु रजनीश लड़की को। लड़की गुजरात के बड़ौदा में जन्मी थी। उसके पिता खुद एक व्यापारी थे, ओशो के अनुयायी थे। पहली बार सत्संग में लेकर आए थे। उस दिन गुरु ने लड़की को जब देखा तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा का साथी बन गया और लड़की की निगाहें गुरु रजनीश से चार हुई और वो बदल गई। कुछ समय बाद शीला अमेरिका चली गई, पढ़ाई की और एक अमीर अमेरिकी युवक मार्क सिल्वरमैन से शादी की। लेकिन उसका दिल अब भी भारत में रजनीश के आश्रम में धड़कता था। अचानक कुछ साल बाद वो अपने पति के साथ वापस लौटती है और रजनीश की परमानेंट शिष्या बन जाती है। कैंटीन में काम करने लगती है। नाम बदल कर रख दिया जाता है माँ आनंद शीला और साथ ही उनके पति का नाम बदलकर चिन्मया रख दिया जाता है। शीला के अंदर रजनीश के प्रति जो समर्पण था वो अपने पति में भी नहीं था। वो कामयाबी की भूखी थी, बेबाक थी और सबसे बड़ी बात रजनीश उस पर जल्दी ही असीम भरोसा करने लगे थे। जल्द ही शीला रजनीश की निजी सचिव बन गई और फिर एक दिन उसने ओशो को समझाया कि भारत की सीमाएं उनके सपनों के लिए बहुत छोटी है। उसने कहा हम अमेरिका चलते हैं। पश्चिम के लोग ज्ञान के भूखे हैं, वो बाइबिल से पक चुके हैं, जीसस से थक चुके हैं। उन्हें कुछ नए विचार चाहिए, वो विचार जो उन्हें शांति दे, अध्यात्म दे, किंतु उनसे उनकी खुली संस्कृति ना छीने। ओशो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उस दौरान वो शीला का इस तरह दीवाना हो चला था कि शीला जो भी कहती ओशो मानता चला गया। रजनीश ने शीला की बात मान ली, अमेरिका चले गए। साल 1981 लड़की यानी शीला के कहने पर ओशो ने मौन व्रत ले लिया और उनकी आवाज़ बन गई माँ आनंद शीला। अब वो जो भी बोलती उसे ओशो की आवाज़ समझा जाता था। ओशो और शीला ने अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक सुनसान इलाका चुना, 64,000 एकड़ का, जिसकी कीमत थी 60 लाख अमेरिकी डॉलर। शीला ने ज़मीन खरीदी और यहाँ बसाने लगी एक पूरी की पूरी दुनिया और उसका नाम रखा रजनीशपुरम आश्रम। ये कोई साधारण आश्रम नहीं था, ये था एक पूरा शहर,
यहाँ अपने खुद के पुलिस बल थे, रेस्तरा थे, डिस्को थे और हाँ कैसीनो थे। और ओशो के लिए 93 रोल्स रॉयस कारें थी। शीला ने इस पूरे साम्राज्य की कमान संभाली। वो ही प्रशासक थी, वो ही प्रवक्ता थी, उसके हाथ में सत्ता थी और साथ ही एक 357 मैग्नम पिस्तौल जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। शीला के बारे में कहा जाता था कि वो दिन में 20 घंटे काम करती थी। उसने सैकड़ों अनुयायियों को संगठित किया, लाखों डॉलर का कारोबार संभाला। लेकिन समस्या थी कि रजनीशपुरम के आसपास के छोटे शहरों में रहने वाले अमेरिकी उन्हें पसंद नहीं करते थे। टकराव बढ़ने लगा। स्थानीय लोग उन्हें कल्ट कहते थे। शीला के सामने दुश्मन थे और उनके पड़ोसी छोटे शहर, वहाँ के राजनेता और अमेरिकी सरकार। शीला ने पलटवार किया। उसने कहा हम चुप नहीं बैठेंगे। उसने एक निजी सेना खड़ी कर ली। अनुयायी हथियार लेकर गश्त करते थे। माहौल जहरीला होता जा रहा था। साल आ गया 1984। अमेरिका में चुनाव था। शीला चाहती थी कि उसके लोग स्थानीय चुनाव जीते ताकि उन्हें आसपास के शहरों पर पूरा अधिकार मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम थी उनके ज़्यादातर शिष्य अमेरिकी नहीं थे, ना ही उनके पास वोट देने का अधिकार था। शीला ने एक तरकीब सोची। उसने हजारों बेघर लोगों को पूरे अमेरिका से बुलाया और उन्हें आश्रम में रखा। उनसे कहा यहाँ वोटर बन जाओ। लेकिन ये तरकीब कामयाब नहीं हुई। इस पर अदालत ने रोक लगा दी। अब यहाँ 2 घटनाएं घटती है। पहली घटना सितंबर 1984 में अमेरिका के इतिहास में पहली बार इसे बायो टेरर के नाम से दर्ज किया गया। इस साल द डेल्स नाम के एक छोटे से शहर के 10 रेस्टोरेंट में सलाद बार परोसा जा रहा था, जिससे अचानक हजारों लोग बीमार पड़ने लगे। उल्टी, बुखार, पेट दर्द। 750 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुई। जांच हुई तो पता चला सलाद में था साल्मोनेला बैक्टीरिया यानी जहर। शीला ने ही ये साजिश रची थी। उसका मकसद था लोगों को बीमार करके वोटिंग से दूर रखना। उसके साथी अमेरिकी प्रयोगशालाओं से जीवाणु लेकर आए थे। उन्होंने रेस्तरा के खाने में इसे मिला दिया था। ये अमेरिकी धरती का पहला और सबसे बड़ा बायोलॉजिकल अटैक बताया गया। इसकी मास्टरमाइंड का नाम था मां आनंदशीला। आनंदशीला चाहती थी कि इससे विरोधियों के वोट कम हो जाएंगे, बाकी लोग डर कर शहर से भाग जाएंगे, जिससे उसके आदमी आसानी से चुनाव जीत लेंगे। लेकिन अमेरिकी सरकार के पास अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन जल्दी शीला पर एक और गंभीर आरोप लगा। उसने ओशो के निजी डॉक्टर की हत्या करने की कोशिश की थी। वो चाहती थी डॉक्टर ओशो के करीब ना आए। उसने आश्रम के भीतर कानून अपने हाथ में ले लिए थे। लेकिन कहते हैं हर साम्राज्य का कभी ना कभी तो पतन होता है। अगले साल 1985 में दूसरी घटना घटी। शीला का साम्राज्य हिल गया। अमेरिका में उस समय रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे। सरकार पर ईसाई संस्थाओं का भयंकर दबाव बढ़ चला, क्योंकि अमेरिकी लोग ईसाइयत छोड़कर आचार्य रजनीशिया को ओशो के पीछे पागल थे। आदेश हुआ, FBI ने जांच तेज कर दी। और तब अचानक एक दिन शीला और उसके करीबी साथी रातों रात रजनीशपुरम से फरार हो गए। वो जर्मनी भाग गए। उसने आश्रम के खजाने से पहले ही लाखों डॉलर निकाल लिए थे। इतना पैसा कि उस पैसे से छोटे मोटे कई देश तक खरीद ले। शीला के जाने के बाद ओशो ने खामोशी तोड़ी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और शीला पर बड़ा आरोप लगाया, उसे कुतिया तक कहा। She did not prove to be a woman. She proved to be a perfect. शीला ने उसके खिलाफ साजिश रची, हत्याओं की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्हें जहर देने की कोशिश की। ओशो ने कहा शीला ने मेरा नाम बदनाम किया। शीला को जर्मनी से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अमेरिकी प्रत्यापित कर दिया गया। अदालत में उसने कई आरोपों में दोषी माना गया। इसमें आगजनी, वायर टैपिंग, हत्या की कोशिश और हाँ साल्मोनेला अटैक 700 लोगों की जिससे मौत हुई थी। अदालत ने उसे 24 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन शीला ने अदालत में अपना अंदाज नहीं बदला। उसने कहा मैं जो भी कर रही थी ओशो की मंजूरी लेकर कर रही थी। ओशो ने इससे इनकार किया। उनका कहना था शीला ने सत्ता के नशे में सब किया। ओशो पर अवैध शादियाँ, इमिग्रेशन, धोखाधड़ी के आरोप लगने लगे। उन्हें अमेरिका छोड़ने का आदेश दे दिया गया। शीला के पास था पैसा तो था ही, साथ ही वो सरकारी गवाह बन गई ओशो के खिलाफ। शीला ने जेल में सिर्फ 2.5 साल बिताए। कहा गया अच्छे व्यवहार के कारण उसे जल्दी रिहा कर दिया गया। लेकिन उसने अथाह पैसा खर्च किया था और हाँ तय हुआ कि अब अमेरिका में उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। वो स्विट्जरलैंड चली गई। वहाँ उसने एक स्विस नागरिक से शादी कर ली और अपना नाम बदल लिया। दूसरी ओर 17 दिन अमेरिकी जेल में रहने के बाद ओशो को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। सज़ा के तौर पर 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भुगतनी पड़ी। साथ ही 5 साल तक वापस न आने की भी सज़ा हुई। अमेरिकी दबाव के चलते दुनिया के सभी देशों ने, तकरीबन 21 देशों ने ओशो को बैन कर दिया। कोई भी देश उसका विमान अपने देश में नहीं उतरने दे रहा था। हॉलैंड, जर्मनी, इटली सभी ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। कनाडा ने उनके विमान को उतरने और ईंधन भरने की अनुमति से भी इनकार कर दिया।
ओशो ने आयरलैंड का वीज़ा मांगा। 21 दिन का वीज़ा तो मिल गया, लेकिन जैसे ही वे होटल पहुंचे आयरलैंड के ईसाई समूह भड़क गए, पुलिस पहुंच गई, वीज़ा रद्द कर दिया। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर ईंधन के लिए उतरने की अनुमति तो दी गई थी, तब तक ओशो को एक पुलिस सेल में रखा गया था और रात में रुकने की अनुमति नहीं थी। ओशो ने स्पेन से शरण मांगी, किंतु उसने प्रवेश से इनकार कर दिया। फिर पुर्तगाल के लिए उड़ान भरी, किंतु वहाँ के ईसाई समूह नाराज हो चले। जल्द से जल्द पुर्तगाल छोड़ने के लिए कहा गया। अंत में ओशो मुंबई भारत वापस आ गए। इसके बाद जनवरी 1987 में पूना के आश्रम में लौट गए और अपनी मौत यानी कि 1990 तक, अपने निधन तक वहीं पर रहे। उनकी मौत पर भी विवाद रहा, कई लोगों ने इसे जहर से मौत बताया, जिसका कारण शीला थी। बाद में शीला ने कहा वो ओशो से प्रेम करती थी, उसने ओशो को कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि ओशो ने ही उसे बलि का बकरा बनाया। ओशो ने कहा शीला प्यार के नाम पर उससे धोखा कर रही थी, उसका अथाह पैसा लूट रही थी। कहानी यहाँ आकर ख़त्म होती है, लेकिन सवाल बने रहते हैं, क्या शीला एक बेहद महत्वाकांक्षी थी जिसने एक आध्यात्मिक आंदोलन को अपराध की दुनिया में धकेल दिया, या फिर वो एक समर्पित शिष्या थी जिसने अपने गुरु के सपने को पूरा करने के लिए हर हद पार कर दी और फिर धोखा खाया। यानी कहा जा सकता है दोनों में से कोई भी पूरी तरह मासूम नहीं है और ना ही कोई पूरी तरह से राक्षस। इस कारण हमने आरंभ में कहा था कि ये कहानी सवालों के साथ शुरू होती है, लेकिन सवाल क्या थे ये आज तक कोई नहीं जानता।